नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो नोटबंदी के 4 साल पूरे होने के बाद रविश ने फेसबुक पर एक ज्ञान फैला है। ये आदमी मोदी जी और मोदी सरकार से कितनी नफरत करता है, आप इसका अनुमान पहली लाइन से ही लगा सकते हैं, जहां रविश कहता है कि मोदी जी ने भारत को कपोल काल्पनिक का देश बना दिया है। मतलब ऐसा देश जहां मन से गढ़ी हुई बातें बोली जाती हैं जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। वाह क्या बात है। मोदी जी से नफरत करते करते जनाब हिंदुस्तान से ही नफरत करने लगे हैं। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि रविश कितने गलत हैं और हमारा देश कपोल कल्पनाओं का देश नहीं है। आगे रविश लिखते हैं, 4 साल पहले आज ही के दिन नोटबंदी हुई थी। उसी दिन से सत्यानाश की कहानी शुरू हुई। कई तरह के दावे हुए कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मूर्खतापूर्ण फैसलों को सही भी ठहराया गया। बड़े और कड़े निर्णय लेने की सनक का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरी चोट पड़ी है। रविश की सुई नोटबंदी पर ही अटकी है। ये प्रोपेगेंडा इतनी बार फेल हो चुका है, पर रविश तो रविश हैं। जब तक प्रोपेगेंडा ना फैलाएं इन्हें नींद नहीं आती। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर थोड़ी मार जरूर पड़ी है, पर सत्यानाश नहीं हुई। ऐसा होता तो नोटबंदी के बाद भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कभी नहीं बनता। आज भी हिंदुस्तान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर नॉमिनल ग्रोथ की बात की जाए तो। आज फॉरेक्स ऑल टाइम हाई है, स्टॉक्स ऑल टाइम हाई है। सत्यानाश हो चुकी अर्थव्यवस्था में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन नहीं बांट सकती सरकारें, और किसानों को सालाना 6,000 देने का वादा खत्म कर दिया जाता। अगर अर्थव्यवस्था इतनी बुरी होती तो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोड से लेकर रेलवे तक बंद हो चुके होते। इतना दिमाग तो देश की जनता के पास है कि नक्सलिज्म से लेकर टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता। पर हाँ, कैश के अभाव में नक्सलिज्म को गहरी चोट लगी, ये भी लोग जानते हैं। हर अगला 500 का नकली नोट अब नहीं मिलता। फैसला मूर्खतापूर्ण होता तो बीजेपी सारे स्टेट और 2019 का इलेक्शन कभी नहीं जीतती। उनका हारना पक्का था। रविश के मुताबिक ये मूर्खतापूर्ण फैसला था और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये सच होता तो आम जनता मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट कभी देती ही नहीं। रविश लिखते हैं, देश दशकों की मेहनत पे एक रात से खत्म कर दी गई। इनका कहना है 70 साल से जो कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था बनाई वह इस फैसले से तबाह हो गई। बिल्कुल सही। आजादी वाले समय पर डॉलर और रुपया एक था। 70 साल बाद $1 70 पार कर गया। 70 साल देश की गरीबी हट ही रही है। 2014 में देश की 70 साल की मेहनत कुछ यूं थी कि भारत का नाम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में आता था। बैड लोन्स बढ़ रहे थे 70 साल में, और सरकार के पास डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं थे। आखिर देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री पपेट प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा था ना कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। पैसे तो CWG, कोल, 2G, अगस्ता वेस्टलैंड जैसे स्कैम्स में उगाही कर रहे थे। यह है रविश के हिसाब से अर्थव्यवस्था जो 70 साल बाद मोदी ने खराब कर दी। आप कल्पना करो कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब प्रधानमंत्री कहता था पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हम बढ़ती महंगाई पर कुछ नहीं कर सकते। वही सरकार आज पेंडेमिक में होती तो क्या हालत होती इस देश की। रविश के हिसाब से लोगों के घर में पड़े पैसे बर्बाद हो गए। ये कौन लोग हैं भाई जिनके घर में रखा पैसा बर्बाद हो गया? गरीब के पास इतना पैसा तो होता नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो ब्लैक मनी होल्डर्स कहलाए जाते हैं, और उनका पैसा बर्बाद होना देश के लिए तो अच्छा ही है ना। कहीं रविश की अपनी टीस तो नहीं निकल रही यहाँ पर? हो सकता है रविश के पास पड़ा काफी काला धन बर्बाद हो गया हो। मैं तो बस यही जानता हूँ, नोटबंदी के बाद रोने वाले वो लोग हैं जो टैक्स की चोरी करते थे और कैश में डीलिंग किया करते थे। रविश का कहना है काला धन अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू लीगल हो गया है, क्योंकि पैसा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। यही होता है झूठा नैरेटिव तैयार करना, देश की जनता को बेवकूफ बनाना। पहले 20,000 तक का कैश डोनेशन अलाउड था, जो अब सिर्फ 2,000 ही रह गया है। जैसे उसके ऊपर अगर कोई किसी पार्टी को डोनेशन देना चाहता है तो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड निकालने पड़ते हैं। हाँ, नाम गुप्त रखा जाता है, लेकिन हर इलेक्टोरल बॉन्ड का एक यूनिक आईडी होता है। कोर्ट में PIL डालो, कोर्ट को पर्टिकुलर बैंक डोनेशन की सारी डिटेल्स देगा। तो समझने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड काला धन नहीं हो सकता।
अगली लाइन में रवीश का कहना है कि मूर्खतापूर्ण डिसीजन था, इसलिए मोदी जी और सरकार नोटबंदी पर कभी कुछ नहीं बोलते। फिर से झूठ बोला गया है यहाँ पर। रवीश ने नोटबंदी पर सवाल किए गए पत्रकारों द्वारा और मोदी जी ने जवाब हर पत्रकार को दिया है। रवीश एक सनकी आदमी है जो सरकार के हर निर्णय की आलोचना ही करते दिखेंगे। यही काम रवीश इस पोस्ट में भी करते दिखते हैं आपको, और अपनी बात साबित करने के लिए बेतुके तर्क बता देते हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े निर्णय से कुछ इफेक्ट तो छोटे उद्योगों को होना ही था, पर उन्होंने भी अपना रिवाइवल कर ही लिया। ये उद्योग पहले पेमेंट्स कैश में किया करते थे, पर कैश ना होने की वजह से पेमेंट्स डिजिटली करना पड़ा, और यही हमारे देश के लिए सबसे जरूरी था। इससे तय होता है कि कौन टैक्स की चोरी कर रहा है और कौन नहीं। जो समझदार थे उन्होंने कैश की जगह डिजिटल पेमेंट्स लेना शुरू किया। उन दिनों मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब्जी बेचने वालों से लेकर एक मामूली से समोसा का ठेला लगाने वाला, ऑटो चलाने वाला, परचून की दुकान और छोटे बड़े उद्योग में डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हो चुका था। देश के लिए ये बहुत ही जरूरी था। रवीश इस सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। रवीश जीएसटी पर रेटोरिक झूठ बोलते हैं और यहाँ पे भी यही झूठ बोलते दिखेंगे। जीएसटी से उद्योगों को नुकसान होगा। रवीश सिर्फ अपोजिशन की चाटुकारिता करता है। जब जीएसटी और तालाबंदी से उद्योग बर्बाद हो गए ऐसी बात कहता है। देश और बिहार की जनता मूर्ख नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ने, अर्थव्यवस्था खराब होने, बिजनेस बर्बाद होने के बाद भी मोदी सरकार को चुनेगी। बस रवीश के मुताबिक सरकारें नहीं बन पा रही तो इनका रुदाली रोना और झूठा प्रोपेगेंडा चालू रहता है। आखिरी में रवीश रोते हुए लिखते हैं, युवाओं की एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, उनके सपनों में नफरत भर दी गई है, बुज़दिल बना दिए गए हैं, उन्हें हर बात धर्म की आड़ में छिपना बतला दिया है। सबसे ज्यादा धर्म और जात पात की बात तो यही करता है, और फिर देश के युवाओं को जवाब मिले तो गाली देना शुरू कर देता है। बिहार का एनालिसिस में अपर कास्ट ने किसको वोट दिया ये रवीश कहते हैं, बाकी लोग क्यों कास्ट और धर्म की बात कर रहे हैं वाला रुदारी रोना शुरू कर देते हैं। नहीं, युवा धर्म की आड़ में नहीं छुप रहा है, बस तुम्हारा धर्म को लेकर चलाया गया नैरेटिव तैश नैश कर देता है। शाहरुख हिंदू था बताने वाले रवीश की पुंगी जब आज की युवा बजा रहे हैं। 2002 में दंगों में हिंदुओं ने किया वाले नैरेटिव से त्रस्त होकर आज का युवा तुम्हें बताता है कि साबरमती एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ था। इस तरह तुम्हारा रचा गया प्रपंच ध्वस्त कर रहा है युवा। तुम्हारे नर्वस ब्रेकडाउन का यही एक कारण है। अब इस देश में हिंदू युवा जवाब देना सीख चुका है, जो कि तुम और तुम्हारे जैसे पत्रकारों को हजम नहीं हो रहा है। देश का युवा ना बुज़दिल है और ना ही उनके सपनों में कोई नफरत भरी गई है। तुम घर में बैठकर जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तब देश का युवा घर से निकलकर न जात देख रहा था और न धर्म देख रहा था, और गरीबों की सिर्फ मदद कर रहा था पेंडेमिक के समय। वो अपीसमेंट वाली राजनीति नहीं चाहता। रवीश का करियर उठाकर देख लीजिए दोस्तों, धर्म और जात पात की पत्रकारिता सबसे ज्यादा इसी ने की है। बस जवाब नहीं दे कोई इन्हें और इनके हर नैरेटिव का साथ देता रहे। ये धूर्त आदमी है जो सरकार की कभी तारीफ नहीं करेगा। इस कुंडल में जी रहा है और पर मेरा देश महान है, ये मैं जानता हूँ। यहाँ के लोग समझदार हैं और रवीश जैसों की बजा रहे हैं। फिर कहूंगा, मेरा देश संभावनाओं का देश है। एक पीपीई किट ना बना पाने वाले इस देश में आज 7,000 करोड़ की सिर्फ पीपीई किट बनाने की इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। वेंटिलेटर और मास्क तक भी हम बनाने लगे हैं। मोदी जी ने कई योजनाएं शुरू की, लोगों को सस्ता लोन दिलाया। आज सैमसंग और एप्पल इंडिया में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा इंसेंटिव लाया गया है। इस तरह कई योजनाओं से भारत संभावनाओं का देश बन गया है और आगे भी रहेगा। कपोत कल्पनाओं का देश बोलना रवीश की मजबूरी है। आखिरकार राज दरबारी होते हुए 10 जनपद के नमक का हक भी तो अदा करना है इन्हें। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दबाकर इसे शेयर करिए। इन नैरेटिव्स को ध्वस्त करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।